और बात करेंगे खबरों की। लखनऊ से खबर सामने आ रही, राज्यसभा के 11वें उम्मीदवार का नामांकन संजय सेठ निर्दलीय के तौर पर करेंगे नामांकन। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, थोड़ी देर में नामांकन करेंगे संजय सेठ। संजय सेठ को मिल सकता है बीजेपी का समर्थन। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है और संजय सेठ को बीजेपी का समर्थन मिल सकता है और थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे। तो संजय सेठ निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे और लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही, राज्यसभा के 11वें उम्मीदवार का नामांकन होने जा रहा है और अब से थोड़ी देर में संजय सेठ नामांकन दाखिल करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही कि बीजेपी संजय सेठ को अपना समर्थन दे सकती है। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही, संजय सेठ को मिल सकता है बीजेपी का समर्थन। राज्यसभा के 11वें उम्मीदवार का जो नामांकन है वो होने जा रहा है और अब से थोड़ी देर में संजय सेठ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी संजय अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, राज्यसभा के 11वें उम्मीदवार का नामांकन होने जा रहा है, संजय सेठ जो है नामांकन अपना दाखिल करने जा रहे हैं, क्या जानकारी है? देखिए, जिस तरह की चर्चा है कि संजय सेठ जो है वो निर्दल प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों का खुला समर्थन है संजय सेठ को। एक अजीबोगरीब स्थिति खड़ी हो गई है, बड़ा मुकाबला रोमांचक हो गया है। राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन को लेकर के समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं, जिसमें 2 सदस्यों का निर्वाचन तो तय है, लेकिन तीसरे सदस्य का निर्वाचन फंस सकता है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में भी एक तरह की बगावत आ गई है। पल्लवी पटेल ने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो उनको समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो पृष्ठभूमि है वो पीडीए वाली नहीं है। जी, और वहीं बीजेपी की ओर से भी 8वें प्रत्याशी के भी नामांकन दाखिल करने की बात जो है सामने आ रही। तो ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी इन्हें भी अपना समर्थन देने को तैयार है। देखिए, जहाँ तक बीजेपी की बात है उसकी प्लानिंग फुल प्रूफ है। एकदम अंतिम मूवमेंट में संजय सेठ को बीजेपी जो है 8वें कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतार रही है। तो माना जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल अभी जो बचे हुए हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, बसपा हो गई, इनका भी समर्थन किस तरह से संजय सेठ को मिल सके, एक रणनीति के तहत संजय सेठ को निर्दल प्रत्याशी के तौर पे नामांकन भराया जा रहा है। जी, अब इससे कितना वक्त है जब नामांकन दाखिल करेंगे संजय सेठ? बस थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है, बस थोड़े समय में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी नामांकन की संजय सेठ की। इसके पीछे जो पूरा फुल प्रूफ प्लान है वो भारतीय जनता पार्टी का है और जिससे लेकर के संजय सेठ के समर्थकों में काफ़ी उत्साह भी है। संजय सेठ का भी मानना है कि काफ़ी हद तक ये अपनी लड़ाई में, अपनी सियासी लड़ाई में उन्हें कामयाबी हासिल हो जाएगी। जी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी जो है चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी में नजर आ रही है। हालांकि सपा के लिए भी यहाँ थोड़ा मुश्किल होता हुआ जो है ये दौर दिखाई दे रहा है। जूही जी, बता दें कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 7 प्रत्याशी उतारे हैं, उनके 7 प्रत्याशियों का निर्वाचन एकदम तय है, उनकी तो एकदम सीट फाइनल है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, 2 का निर्वाचन यहाँ पर तय है, लेकिन तीसरे प्रत्याशी के निर्वाचन में पेच फंस गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी को अपने तीनों कैंडिडेट को जिताने के लिए विधायकों की जो संख्या चाहिए वो 112 चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो 108 हैं और उसमें भी पल्लवी पटेल जैसी विधायकों की बगावत है। तो
अखिलेश यादव के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर वो अपने तीसरे सदस्य का निर्वाचन कैसे करवा पाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और किसानों के प्रदर्शन के कारण टिकरी बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है। वहीं दुकानों में ताले भी जड़ दिए गए हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजित कुमार ने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के टेकरी बॉर्डर पर। टेकरी बॉर्डर से आपको सुरक्षा व्यवस्था के तहत ताज़ा तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली के टेकरी बॉर्डर पर जो जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं, उनको तैनात किया गया है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली की तमाम सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर जो जवान हैं वो पूरी तरीके से किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के पूरी तरीके से तैनात हैं। और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बॉर्डर को पूरी तरीके से ना केवल सील कर दिया गया बल्कि कई लेयर में सुरक्षा जो है वो घेरा जो है वो बनाया गया है। एक तरफ जहाँ जवान हैं, आरएएफ के जवान हैं, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो है सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं। और इसके अलावा ये जो बॉर्डर है उसको अब पूरी तरीके से सीमेंटेड से पक्का कर दिया गया है। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा तो आप देख सकते हैं अस्थायी बंकर भी वहाँ पर बना दिया गया है। और इसके अलावा दूर तस्वीर अगर आप देखेंगे तो जो जवानों यहाँ पे छत पर, इमारत की छत पर ही अस्थायी टेंट भी लगा दिया गया। और वहाँ से भी स्थिति का जो है पूरा नियंत्रण रखने के लिए हर तरीके से जो उपकरण है वो जवानों के हाथ में है। और पूरी तरीके से जब अगर कल अभी कभी भी अगर किसान जो है दिल्ली आते हैं तो उस समय जो भी हालात हो उससे नियंत्रण पाने के लिए जो जवान है पूरी तरीके से यहाँ तैनात है। और तमाम उपकरणों के साथ, चाहे वो आंसू गैस के गोले हों या फिर अन्य उपकरण हो, तमाम उपकरणों के साथ यहाँ पर जो टेकरी बॉर्डर पर जो जवान हैं वो तैनात हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक और जहाँ किसानों का दिल्ली कूच, तो वहीं तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो एजेंसियां हैं उन्होंने यहाँ की पूरी जो बागडोर है अपने हाथों में ले ली है। अजित कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। यूपी में आखिर सपा के स्वामी ने राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे ही दिया है। इधर अखिलेश ने शालिग्राम को पूजा, उधर स्वामी का इस्तीफा सामने आया। हालांकि सपा के व्यवहार से आहत स्वामी का कहना है कि वो पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे और उनके बयानों को पार्टी निजी बयान बता रही, इसलिए इस्तीफा दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। अभी तो बेलाल मैंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना अगला निर्णय लूंगा। पहले ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी और अब स्वामी प्रसाद मौर्य। सुना आपने, फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया है और अखिलेश की अगली प्रतिक्रिया पर अगला फैसला लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देकर और चिट्ठी बम से समाजवादी पार्टी को हिला दिया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल नाराज हैं। अखिलेश यादव जिस पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट बैंक के सहारे लोकसभा चुनाव की बैतरणी पार करने की कोशिश में है, पल्लवी उसी पर सवाल खड़े कर रही हैं। उनका आक्रोश बच्चन रंजन यानी जया बच्चन और आलोक रंजन पर भड़का है। सवाल कर रही हैं कि राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों में पीडीए कहां है। देखिए, मैं प्रतिबद्ध हूं इस बात को लेकर के कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान समाज का अगर हम वोट ले रहे हैं तो ईमानदारी से उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। हम पीडीए का नारा दे रहे हैं और मेरी समझ ये कहती है पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज। तो ये जो उम्मीदवार है इसमें पीडीए कहां है? मदांध लोग बच्चन और रंजन को बना रहे हैं पीडीए। तो अगर हम उनका वोट ले रहे हैं, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, तो इस धोखे में मैं इसमें शामिल नहीं हूं। राजनीति के माहिर खिलाड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य का आक्रोश भी सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसके बाद भी उनके विवादित बयानों से हमेशा पार्टी किनारा करती रही। ऐसे में वो सवाल कर रहे हैं कि दलित पिछड़ों को जोड़ने के लिए वे जिस तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं राज्यसभा चुनाव के समय में उनके इस्तीफे को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान देखा नहीं गया।
जिसके बाद से ही सवाल उठ रहा था कि कहीं वो नाराज तो नहीं चल रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नाराजगी का कारण राष्ट्रीय महासचिव पद के अधिकारों को लेकर जताया है। उनके बयानों को निजी बताए जाने पर वो आहत दिख रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के स्तर पर उनका पक्ष न लिए जाने को लेकर भी उनकी नाराजगी सामने आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को सपा से जोड़ने में वो कामयाब रहे और सपा के वोट बैंक में इजाफे के लिए दिया गया बयान निजी कैसे हो सकता है। हालांकि महासचिव के अधिकार और निजी बयान बताए जाने के मसले पुराने हैं। ये अचानक से इस्तीफा क्यों हुआ, इस पर सपा के ही नेता आईपी सिंह की राय बेहद दिलचस्प है। उन्होंने तो स्वामी को बीजेपी का ही एजेंट बता दिया। वहीं सपा के पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर ने तो स्वामी को चैलेंज तक दे डाला और कह दिया कि सिर्फ पद से ही क्यों, हिम्मत है तो पार्टी से इस्तीफा देकर दिखाओ। ये एक ड्रामा है इस्तीफा, क्योंकि अखिलेश यादव जी के इशारे पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया है, ये लोग संविधान को नहीं मानते। संविधान को मानते तो इस तरह की टिप्पणी नहीं करते। और जो आज उन्होंने इस्तीफा दिया है संगठन के राष्ट्रीय महासचिव के पद से, एमएलसी तो बने रहेंगे। आज उन्होंने दे दिया इस्तीफा और कल मंजूर भी कर लिए जाएंगे, परसों बना दिए जाएंगे, ये भी तो हो सकता है। लेकिन एमएलसी से रिजाइन दे तब मैं मानूंगा कि नहीं, हाँ वास्तव में ये दोनों लोग मिले हुए नहीं है। चुनाव सिर पर है और अखिलेश यादव को अपनों की ओर से चोट पर चोट मिल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस डैमेज का कंट्रोल अखिलेश यादव कैसे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है, जहां दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके गौशाला पहुंचकर गायों की सेवा की और उन्हें गुड़ खिलाया। इसके बाद दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार में सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं भी सुनी और जल्द से जल्द समाधान के निर्देश भी दिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की मंदिर में, साथ ही जनता दर्शन लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण के आदेश भी अधिकारियों को मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया। और गौतम बुद्ध नगर के आबकारी विभाग को आबकारी आयुक्त से प्रशस्ति पत्र मिला है। इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश में राजस्व बढ़ाने में गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पर रहा। आपको बता दें, जिले में करीब 1600 करोड़ रुपए की शराब बेची गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 25% की बढ़ोतरी हुई है। इस आंकड़े की वृद्धि से आबकारी आयुक्त के द्वारा गौतम बुद्ध नगर के आबकारी अधिकारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। तो इस साल राजस्व में 25% की बढ़ोतरी देखी गई है और 1600 करोड़ रुपए की शराब बेची गई है। तो गौतम बुद्ध नगर जो है राजस्व बढ़ाने में अव्वल रहा और इस साल बात कर ले तो राजस्व में 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हाँ, इस बार ये हम लोगों के लिए 26 जनवरी को आबकारी आयुक्त महोदय के द्वारा उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों के जिला आबकारी अधिकारी लोगों को एक प्रशस्ति पत्र वहां से जारी किया गया है, जिसमें आपका गौतम बुद्ध नगर प्रथम स्थान प्राप्त किया है और ये प्रशस्ति पत्र वहां से जारी किया गया है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।